वो सहमी हुई निगाहों से चारों ओर देख रही थी। उसे यहाँ आए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे, मगर अभी तक कोई भी उसे लेने नहीं आया था। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन ऑन की, उसकी आंखों से आंसू टूटकर मोबाइल पर गिरने लगे। लापरवाही की भी कोई हद होती है। मुझे यहाँ ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अनजान देश और अनजान लोग। भला कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसे अपने नए नवेले दूल्हा पर बेहद गुस्सा आया था। या अल्लाह मियाँ, किस लापरवाह इंसान के साथ मेरी किस्मत फूटी है, उसने सिसकते हुए कहा। दिल जैसे टूट गया था उसका। एक तो वो अपनी जान से प्यारी दादी जान को पीछे छोड़कर आई थी, ऊपर से एक ऐसे शख्स के निकाह में बंध गई थी जिसे उसने अब तक ठीक से देखा भी नहीं था, न मिली थी न जानी थी। पता नहीं वो कैसा होगा, उसके मिजाज कैसे होंगे, क्या मैं उसे पसंद भी आऊंगी? हजारों सवाल थे जो सना के जहन में बवंडर की तरह घूम रहे थे, मगर किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। थक हार कर वो एयरपोर्ट पर पड़ी बेंचेस में से एक पर बैठ गई थी और फिर बेचैनी से मोबाइल पर टाइम देखते हुए उसके आने का इंतजार करने लगी। वो काफ़ी देर से महसूस कर रही थी कि कोई उसे लगातार देख रहा है। जैसे उसने नजरें उठाई तो सामने एक अजनबी था। भूरी जुल्फें, नीली आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत। एक अंग्रेज लड़का बेहद अजीब सी चाहत भरी नज़रों से सना को देख रहा था। सना की रूह कांप गई, दिल में चुभन सी हुई। एक और नई मुसीबत। बुदबुदाते हुए वो बिना मतलब मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगी। मुझे तो लगता था सिर्फ हमारे देश में ही ठरकी होते हैं, लेकिन यहाँ तो अंग्रेज भी कम नहीं हैं, उसने दांत भींचते हुए गुस्से में बुदबुदाया। जब काफ़ी देर तक वो अंग्रेज उसे घूरता रहा तो वो वहाँ से उठकर एक तरफ को चल दी जहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद अब वो फिर से बेंच पर बैठ गई थी। कभी मोबाइल की ब्लैंक स्क्रीन को घूरती, कभी एंट्रेंस गेट की ओर उम्मीद से देखती। बहुत से लोग उसके पास से गुजर चुके थे। कुछ ने तो झुककर उससे कुछ पूछना भी चाहा, मगर वो हल्की सी मुस्कान के साथ सबको ऑल गुड का इशारा कर देती, क्योंकि ये दादी जान का हुक्म था। दादी जान ने उसे चलते वक्त कहा था, तुम्हारा शौहर बहुत ही बिजी इंसान है, अगर थोड़ी देर हो जाए तो बवाल मत कर देना, बैठकर उसका इंतजार करना और वहाँ अजनबी लोगों से बातें बिल्कुल भी मत करना। लेकिन ये थोड़ी देर की बात नहीं थी, इंतजार तो अब घंटे से ज़्यादा लंबा हो चुका था और अब तो हद हो रही थी। कौसर खान उस वक्त अभी अभी सोकर उठा था। फ्रेश होने के बाद वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया, जहाँ उसकी सेक्रेटरी खड़ी थी, जो उसके सारे कामकाज देखती थी। सर, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, अब आप मुझे अपार्टमेंट की चाबी दे दें ताकि मैं वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाऊँ, उसने अदब से नजरें झुकाते हुए कहा और अगले ही पल एक सवाल भी दाग दिया। सर, क्या आपके कोई बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं? कौसर खान के दिमाग में जैसे एक जोर का धमाका हुआ था। ओह नो, ये बात तो मैं पूरी तरह भूल ही गया था। शिट, अगर मम्मा को पता चल गया तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगी। आज से पहले कौसर खान ने कभी किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं ली थी। सेक्रेटरी भी हैरान थी। सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, तुम अब जाओ यहाँ से और चाबी तुम्हें रानी दे देगी, उसने पास खड़ी हिंदुस्तानी नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। करीब आधे घंटे की तेज रफ्तार ड्राइविंग के बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। पता नहीं कहाँ होगी, कौन होगी, कैसी होगी, उसने परेशान होकर सोचा। उसे याद आया कि उसने उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा था। मामा ने एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, मगर उसने साफ मना कर दिया था और अब वो बुरी तरह उलझ चुका था। उसकी निगाहें वहाँ खड़े हर इंसान को बारीकी से देख रही थीं कि तभी उसकी नज़र एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की पर पड़ी। वो वेटिंग एरिया में खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कौसर खान लिखा हुआ था। कौसर के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। ये है मेरी बीबी, क्या सोचकर मम्मा ने ये फैसला लिया? ये तो कोई 16-17 साल की छोटी सी बच्ची लग रही है। अगर ये लड़की मेरी बीबी है तो ये बात मेरे लिए असहनीय है। इस छोटी सी बच्ची को मैं बीबी के तौर पर कबूल कैसे कर सकता हूँ? मम्मा ने तो कहा था वो काफ़ी मैच्योर है। शायद ये लड़की सना की छोटी बहन हो या फिर उसकी कोई फ्रेंड। वो कहीं इधर उधर होगी और नेम प्लेट इसके हाथ में दे दी होगी, उसने अपने दिल को समझाया था। लेकिन फिर भी वो बेचैनी में लंबे लंबे कदमों से उसके पास जाकर खड़ा हो गया और वो उसे तुरंत पहचान चुकी थी।
क्योंकि उसने कौसर खान की तस्वीर पहले ही देख रखी थी, इसीलिए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, क्या आप कौसर खान हैं? हाँ लिटिल गर्ल, मैं ही कौसर खान हूँ। लेकिन तुम कौन हो? यकीनन तुम सना की छोटी बहन हो, है ना? उसने उसे सिर से पांव तक देखते हुए कहा तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। नहीं, मैं ही सना हूँ। उसके मुंह से ये नाम सुनते ही कौसर को ऐसा महसूस हुआ जैसे सातों आसमान उसके सिर पर आ गिरे हों। आर यू मैड? ये सब क्या तमाशा है? उम्र देखी है अपनी? इतनी कम उम्र में निकाह के लिए हाँ कबूल करने की क्या जरूरत थी? मना नहीं कर सकती थी? बेवकूफ लड़की। वो हद से ज्यादा परेशान हो चुका था और गुस्से के मारे उसी पर बरस पड़ा, जबकि सना उसके गुस्से से बुरी तरह घबराई थी। मैं तो वही करती हूँ जो मेरी माँ कहती है। माँ ने कहा जब मौलवी साहब निकाह के लिए पूछे तो तुमने कबूल है बोलना है। बस मैंने कबूल है बोल दिया। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैं इतनी देर से यहाँ क्या कर रही थी? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सना की आंखें आंसुओं से भर गईं और कौसर खान जो उसे और भी बरसने वाला था, उसकी आंखों में आंसू देखकर पहली बार उसे उसकी दुनिया हिलती हुई महसूस हुई थी। न जाने क्यों उस लड़की की आंखों में आंसू उसे अच्छे नहीं लगे थे। उसके आंसू उसे अंदर तक तोड़ रहे थे, जैसे किसी ने उसके दिल पर दस्तक दे दी हो। हालांकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसने सिर से लेकर पैर तक उसको गहराई से जायजा लिया था। वो लड़की कोई चांद का टुकड़ा नहीं थी, गोरी दमकती रंगत भी नहीं थी, गंदुमी रंग था, लेकिन उसके इस रंग में भी कशिश थी। काले घने बाल जिन्हें उसने पोनी में कैद कर रखा था, गहरी काली आंखें जो रोने की वजह से गुलाबी हो चुकी थीं, तराशे हुए गुदाज होंठ, छोटी सी सुतवा नाक, ये सब कुछ मिलकर उसे अट्रैक्टिव बना रहे थे। लेमन कलर की फ्रॉक और सफ़ेद दुपट्टा जो उसने सर पर ओढ़ रखा था। न चाहते हुए भी कौसर खान की नज़र उसके इस सादा से हुस्न में अटक गई थी। लेकिन ये लड़की अभी छोटी है, मम्मा से इस बारे में बात करना पड़ेगी। वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हैं? उसने मन में सोचा, जबकि सना उलझन के साथ अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। चलो मेरे साथ, उसने दो टूक अंदाज में कहा और बिना पलटे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो अपना बैग घसीटती हुई उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन भारी बैग नाजुक सी सना से घसीटा नहीं जा रहा था। सुनिए, ये बैग बहुत भारी है। उसकी पतली सी आवाज़ कौसर खान को अपने पीछे से सुनाई दी तो उसने पलट कर देखा। अपना बोझ उठाना खुद सीखो। जब शादी जैसी जिम्मेदारियां उठाने के लिए खुद को तैयार कर लिया तो ये तो एक छोटा सा बैग है। गुस्से में उसने उस पर तंज कसा था और गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गया, जबकि वो अब हैरानो परेशान सी बंद शीशे को देख रही थी। मैडम साहिबा, क्या मुझे आपको स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? उसने तीखे लहजे में कहा तो वो एक बार फिर से रोने लगी। यार, एक तो तुम लड़कियां छोटी छोटी बात पर रोती बहुत हो, अब क्या हो गया? ये बैग बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर आप इसे गाड़ी में रख देंगे तो बदले में मैं आपको आलू का पराठा बना कर दूंगी। उसकी इस मासूम सी शर्त पर कौसर न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। ये लड़की वाकई हद से ज़्यादा मासूम है, सोचते हुए वो उसके बैग की ओर बढ़ा था। मगर मैं आलू का पराठा नहीं खाता, मुझे पास्ता बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वो बनाना आता है? जी, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, उसने एकदम जोश में जवाब दिया और फिर तो जैसे अपने ही कसीदे पढ़ने लगी, जमीन आसमान एक कर दी अपनी तारीफ में। कौसर को यह भी अंदाजा हो गया था ये लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि उसे चुप रहने वाली संजीदा सी लड़कियां पसंद थीं। वो खुद भी कम बोलने वाला इंसान था और चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में जो लड़की शामिल हो वो भी उसकी तरह ही गंभीर हो। मगर उस लड़की की हालत देखकर उसे यकीन हो गया था ये चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। जब काफ़ी देर गुजर गई और वो एक पल को भी चुप नहीं हुई तो उसने गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर दिया। अब वो भी इत्मीनान से सीट पर टेक लगाकर म्यूजिक सुनने लगी थी और उसके होठों पर बार बार एक हल्की सी मुस्कान भी फैल रही थी। वो बार बार आंखें घुमाकर उस खूबसूरत नौजवान को देख रही थी जो अब उसका शौहर बन चुका था। अल्लाह, अगर मेरी सहेलियां इन्हें देखेंगी, इनके बारे में पता चल गया तो वो तो झल भुनकर मर जाएंगी। उफ, इतना हैंडसम इंसान, ऐसा तो मैंने बस कोरियन ड्रामों में देखा था। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था अल्लाह मियाँ मुझे इस कदर खूबसूरत शौहर से नवाज देंगे। म्यूजिक बंद हो चुका था और सना के बहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जो सब कुछ सोच रही थी असल में जोर जोर से बोल भी रही थी। कौसर ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, मैडम,
सहेलियों को जलाने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दें और अपने फ्यूचर के गोल सेट करें, क्योंकि यही चीज़ आपके आपके काम आएगी। ये सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। क्या आपने मेरी सारी बातें सुनी हैं? सना ने झिझकते हुए पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सुनने के लिए कान मौजूद हैं, मैं बहरा नहीं हूँ। उसने सीने पर हाथ रखते हुए एक अदा से कहा, जबकि वो बुरी तरह शर्म से लाल हुई थी। दोनों अब कौसर खान के बड़े से मेंशन में दाखिल हो चुके थे। सना हैरत में डूबी चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। वो हवेली किसी शहजादे के महल से कम नहीं लग रही थी। क्या ये आपका घर है? उसने आंखें फैलाकर पूछा। जी, ये मेरा ही घर है। वाओ, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? एक और मासूम सवाल उसके लबों से फिसला। नहीं, मेरे साथ मेरी 4 बीबियाँ भी रहती हैं, कौसर ने शरारती लहजे में कहा। सना की आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। वो अबाक से उसकी तरफ देखने लगी थी। कौसर तेजी से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से उसकी सेक्रेटरी मारिया बाहर निकली। मारिया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? किसी पराई लड़की को अपने शौहर के कमरे से बाहर निकलता देख सना के सीने में जैसे किसी ने जलता हुआ पत्थर रख दिया हो। उसकी नजरें जहर घोलने लगीं। वो खामोशी से मारिया के चेहरे को घूरने लगी। सर, असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, बस वही लेने आई थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था मारिया कि अब मुझे तुम यहाँ नजर मत आना। उसकी आवाज़ न चाहते हुए भी ऊंची हो गई थी। तलखियाँ उसके लहजे से छलक रही थीं। तुम्हें मेरी एक बार कही बात समझ क्यों नहीं आती? अगर मैं तुम्हारा लिहाज करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दो। उसने 2 टूक लहजे में बातों ही बातों में सब कुछ साफ कर दिया था। सॉरी सर, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर मारिया ने एक नज़र सना पर डाली, जो अब भी खामोशी का पुतला बनी उसकी तरफ देख रही थी। तो ये थी इसकी खास मेहमान, जिसके लिए वो भागा भागा आया था और जिसके लिए पहली बार वो परेशान हुआ था। मारिया के अंदर जलन की आग भड़कने लगी। उसका बस चलता तो सना का गला दबा देती। आंसुओं का एक भारी सा गोला उसके गले में अटक गया था। हालांकि इस पूरी बात में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर उदास हुआ जाए या रोया जाए, क्योंकि कौसर खान उन लोगों में से था जो हर किसी को उसकी औकात और हद में रखना अच्छे से जानता था। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ और अगले ही दिन तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दूंगा, कौसर ने जैसे कोई ऑर्डर दिया था। मगर मुझे नहीं पढ़ना, उसने मुंह बनाते हुए धीमे से कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो शादी के सपने आंखों में सजा कर आई हो ना, इन्हें इन आंखों से नोच कर फेंक दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। बाकी आज रात को मैं मामा से इस बारे में अच्छे से बात कर लूँगा कि आगे मैंने क्या करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ आई हो तो मेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। समझ आ रही है ना मेरी बात? आपकी मर्जी से क्यों? मैं आपकी नौकर तो नहीं हूँ ना। ये लफ्ज़ उसके होंठ से निकलने नहीं चाहिए थे, मगर न चाहते हुए भी जवान फिसल गई। वो जो अभी कमरे से बाहर निकल ही रहा था, अचानक पलटा और छोटी छोटी आंखें करके उसे घूरने लगा। तुम्हारी जबान बहुत तेज है लड़की। अपनी इसी जबान की वजह से किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसोगी। मैं नहीं चाहता कि मैं एक छोटी सी बच्ची पर गुस्सा करूं। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। इस बार वो जोर से चिल्लाई थी, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए अनसुना करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तौबा तौबा, कैसा अजीब इंसान है ये। इतनी प्यारी अच्छी बीवी मिली है उसे तो मेरी कदर करनी चाहिए, मेरे पीछे पीछे घूमना चाहिए। लेकिन देखो तो जरा कैसे नखरे दिखा रहा है, वो मुंह बनाते हुए सोच रही थी। अब की बार वो कमरे में इधर से उधर घूमने लगी। कमरा बेहद खूबसूरत था। हर चीज़ जैसे उसकी कीमत की कहानी खुद ही सुना रही थी। काफ़ी देर बीत चुकी थी, मगर कौसर अभी तक हवेली में वापस नहीं लौटा था। वो बेताबी से उसका इंतजार करने लगी। कभी कमरे में बाहर निकलकर मेंशन में टहलने लगती, तो कभी पूरी हवेली में घूमने लगती। नौकरानी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी और उससे बात भी करना चाहती थी, मगर कौसर खान ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी इस लड़की के पास न जाए। वो कुछ सोचते हुए उस बड़े से घर के बाहर निकल आई और सड़क पर यूं ही टहलने लगी। आसपास कई घर बने हुए थे और तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर बने एक घर के लॉन पर पड़ी, जहाँ कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 14-15 साल रही होगी। उन्हीं में से एक लड़का वही था, वही अंग्रेज लड़का जिसने एयरपोर्ट पर उसे घूरा था। जब जैक ने उसे वहाँ देखा तो वो जैसे खुशगवार से हैरानी में डूब गया। आंखें चमकने लगी, मुस्कान बिखर गई चेहरे पर।
और वो अपनी रैकेट छोड़कर सीधे उसकी तरफ देखने लगा। वो तेजी से उसके पास आया, जबकि सना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। हेलो, हाउ आर यू प्रिटी गर्ल, वो जोश से मुस्कुराता हुआ बोला तो सना और ज़्यादा उलझन में पड़ गई। उसके साथ कुछ और भी लड़कियां थीं जिन्होंने उसे अपने साथ खेलने की दावत दी। उसने कुछ सोचते हुए उस दावत को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि घर में भी वो सच में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और उसके शौहर साहब का तो अब तक कोई अता पता नहीं था। पता नहीं उनके बाप से कब तक होनी थी। बैडमिंटन की वो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी और अपने कॉलेज टाइम में उसने कई मेडल भी जीते थे। थोड़ी ही देर में उसने वहाँ मौजूद सबको हरा दिया और सब उसके टैलेंट के कायल हो गए। दूसरी तरफ कौसर खान हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी उम्मीद यही थी सना उसे मुंह फुलाए बैठी मिलेगी, बेजारी से उसका इंतजार कर रही होगी। मगर हवेली में सन्नाटा था, कोई नहीं था। उसके माथे पर बल पड़ गए। पहले कमरे में जाकर देखा, वहाँ भी सन्नाटा। फिर लॉन में देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। अब तो उसके पाँव के नीचे से जमीन सच में खिसकने लगी थी। वो नौकरानी से पूछना नहीं चाहता था, मगर आखिरकार मजबूर होकर पूछ ही लिया, तुम्हारी बीबी साहिबा कहाँ है? साहब जी, वो तो घर में नहीं है, थोड़ी देर पहले ही बाहर निकल गई थी। क्या मतलब? बाहर निकल गई थी? कहाँ गई है वो? साहब जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, आपने ही तो कहा था कि उनसे दूर रहना। अरे बेवकूफ़ औरत, तुमने उसे हवेली से बाहर जाने कैसे दिया? तुम जानती हो ना वो यहाँ पर नहीं है, किसी को नहीं जानती। कौसर खान, जिसने कभी सोचा था कि वो इस लड़की को कभी दिल से स्वीकार नहीं करेगा, जो सोच चुका था कि कुछ ही वक्त में उसे हिंदुस्तान वापस भेज देगा, अब उसी के लिए बुरी तरह बेचैन हो गया था। उसे सना की बहुत फिक्र होने लगी थी और ये बात अब वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था कि जब से उसने सना को पहली बार देखा था तब से ही उसका दिल किसी अनजाने एहसास में डूब चुका था। शायद ये निकाह की ताकत थी या फिर वो लड़की ही इतनी हसीन थी कि उसे नजरें चुराना अब दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो अपने ऑफिस में भी उसी के बारे में सोच रहा था, जबकि उसने तो दिल में तय कर लिया था कि वो इस लड़की को उसकी औकात याद दिलाएगा। मगर जब से उसकी मासूमियत देखी थी, जब से उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में डर, उत्साह और सच्चाई की परछाइयाँ देखी थीं, तब से वो खुद ही एक अलग इंसान बनता जा रहा था। अभी भी वो अपनी गाड़ी में बैठा चारों ओर निगाहें दौड़ा रहा था जब उसकी नज़र अचानक एक घर के सामने बने लॉन में पड़ी, जहाँ सना आराम से बैडमिंटन खेल रही थी। उसके होठों पर हंसी थी, आंखों में चमक और पूरे बदन से जोश झलक रहा था। कौसर खान की सांसें जैसे थम सी गईं, मगर अगले ही पल उसकी नज़र अपनी बीवी के एकदम पास खड़े उस भूरे बालों वाले लड़के पर पड़ी, जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उस दुनिया में उसके अलावा और कोई मायने न रखता हो। उसके अंदर एक उबाल सा उठा था, मुट्ठियाँ कस गईं और चेहरा सख्त हो गया। बिना एक पल गवाए वो गाड़ी से उतरा, भारी कदमों से उस घर के अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी गूंजती हुई आवाज़ ने सबको एकदम से चौंका दिया था। चारों तरफ एक पल में ही सन्नाटा छा गया। जैक तेजी से आगे बढ़ा। उसे लगा शायद ये कोई परेशान करने वाला इंसान है। किसी ने तो पुलिस को कॉल करने के लिए अपने अपने फ़ोन भी निकाल लिए थे, मगर तभी सना बीच में कूद पड़ी। नहीं नहीं, कोई कॉल मत करो, ये मेरे हस्बैंड हैं। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। सना अपनी मासूम पर बातूनी आदत से सबका दिल जीत चुकी थी और अब कौसर खान हैरत में डूबा खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही थी और इन लोगों को कैसे जानती हो? उसकी आवाज़ अब भी गुस्से से भारी हो रही थी। मैं इन्हें नहीं जानती, थोड़ी देर पहले ही इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया और मैं चली गई बस। सना ने भोलेपन से जवाब दिया। क्या? कौसर खान का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी। किसी ने तुम्हें बस खेलने की दावत दी और तुम उनके साथ खेलने चली गई, बिना ये जाने कि वो कौन है, कहाँ से हैं। आप ही ने तो कहा था कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये देश बहुत सेफ है। सना ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया। देश से ज़्यादा लोग खतरनाक होते हैं और तुम्हें लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, पागल लड़की। वो उसे घूरता रहा। आज तुमने ये गलती कर दी है, लेकिन अगली बार अगर कुछ भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा था। मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है और मैं आपको सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ, वो तड़ाक से बोली। अब तक कौसर खान को सबसे ज़्यादा हैरानी अपने ऊपर हो रही थी कि वो इस लड़की की बकवास को इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था, डांटे बिना उसकी बातें सुन रहा है और अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून भी महसूस कर रहा है। जब वो उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि सारी चीज़ें बेहद सलीके से रखी हुई थीं। एक एक चीज़ जैसे अपनी
सफाई खुद बोल रही थी कि इस कमरे का मालिक बहुत ज़्यादा सफाई पसंद इंसान है। आपका जोक तो बहुत अच्छा है, उसने एकदम जोश में आकर कहा था। मगर कौसर खान ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और बाथरूम की ओर बढ़ गया फ्रेश होने के लिए। थोड़ी ही देर में जब वो बाहर निकला तो उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बिना शर्ट के था। सना की सांसें जैसे अटक सी गईं। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की के सामने यूं बिना शर्ट के आते हुए। उसने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ जमाए थे, जबकि कौसर ने शरारती हंसी के साथ उसकी ओर देखा। अरे भाई, इसमें गलत क्या कर दिया मैंने? उसकी नज़रों में एक चमक थी, जैसे किसी ने शरारत पकड़ी हो। इतना तो वो जानता था कि हिंदुस्तानी लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं, और आज तो उसने खुद देख भी लिया था। प्लीज़ आप शर्ट पहन ले, मुझे शर्म आ रही है, वो शर्म से कांपते हुए बोली। ये मेरा कमरा है और यहाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। मेरे कमरे में रहना है तो तुम्हें अपनी शर्म को थोड़ा साइड पर रखना होगा, उसने एक संजीदगी से कहा और फिर शर्ट पहनने लगा। सना ने चैन की सांस ली और फिर अपने ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर उसे गौर से देखने लगी। इस तरह क्या देख रही हो? कौसर ने सवाल किया। देख रही हूँ अल्लाह ताला ने आपको कितना प्यारा बनाया है। उसकी जबान एक बार फिर से फिसल गई थी और इस बार तो उसने खुद अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए थे। कौसर ने चाहा कि मुस्कुराहट को रोक ले, लेकिन फिर भी होठों के कोने हिले गए थे। देखो सना, जब हम दोनों का निकाह हुआ था उस वक्त, तब उस निकाह से मेरी मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मामा के ज़बरदस्ती कहने पर मैंने ये निकाह कर लिया था और मैंने सोचा था कि मैं इस निकाह को कभी नहीं निभाऊंगा। तुम वहीं माँ के पास रहोगी और मैं यहाँ, लेकिन फिर मैं अपनी माँ की मोहब्बत के आगे दोबारा हार गया। जब उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, तब मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। माँ से वादा भी किया कि मैं तुम्हें अपनी बीबी एक्सेप्ट करूँगा, तुम्हें तुम्हारा हक भी दूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा तभी मैंने फैसला कर लिया था कि हमारा रिश्ता बाकी मियाँ बीवियों जैसा नहीं होगा। उसने एकदम संजीदा होकर कहा और फिर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। क्या मतलब है आपका? उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से आई हो, कमज़ोर मगर कांपती हुई। वो तो बड़े बड़े सपने सजा कर आई थी। शादी करने का तो उसे बचपन से ही बहुत शौक था। उसे लगता जब शादी होती है नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, खूब सारा मेकअप करने को मिलता है, और जो पति होते हैं वो बाहर घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें खिलाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और यही सोच कर वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन जब कौसर खान ने इस रिश्ते को सिरे से ही नकार दिया तो वो बुरी तरह परेशान हुई थी। मतलब ये कि तुम मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी हो, तुम्हें पता है मेरी उम्र क्या है? वो गुस्से से तुनक कर उसके सामने बैठ गई। तुम्हें देखकर अच्छे से अंदाजा हो रहा है कि तुम 16-17 साल की हो। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर दोबारा लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। आपका अंदाज़ा गलत है, मेरी उम्र 16-17 साल नहीं बल्कि 18 साल है, जबकि वो कहीं से भी 18 की नहीं लगती थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? कौसर ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ, तो सिर्फ 3 महीने ही तो बाकी हैं 18 के होने में, इसे झूठ तो नहीं कहेंगे, उसने तमतमाते हुए जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी उम्र मालूम है? कौसर ने मुस्कुराते हुए पूछा तो वो झट से नामे सिर हिला गई। मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूँ, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने तीखी नज़रों से कौसर को घूरते हुए कहा। उम्रों का फ़र्क दिलों के फैसलों पर हावी नहीं होता कौसर जी, और ना ही एहसासों की सच्चाई को झुठला सकता है। मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। जब पहली बार आपको एयरपोर्ट पर देखा था तभी आपको देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। मैं तो कितनी एक्साइटेड थी आपके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी, लेकिन आपका ये ठंडा रवैया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ये बात बोलना चाहती थी मगर कौसर ने उसे इग्नोर कर दिया और एक बार फिर से अपने काम में डूब गया, जैसे वो उस मासूम दिल की धड़कनों को महसूस करने से डरता हो, या शायद महसूस करके भी खुद को रोकना चाहता हो। लेकिन उस कमरे में सना की मासूम निगाहें अब भी उसे ताक रही थीं, पागलों की तरह नहीं, एक उम्मीद के साथ। जबकि वो अपने लैपटॉप में पूरी तरह डूबा रहा। काफ़ी देर बाद वो फिर हुआ था तो सना अभी तक उसके सामने बैठी घुटनों पर सर टिकाए उसे ही देख रही थी। तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? तुम सो जाती। लैपटॉप बंद करते हुए उसने हैरान नज़रों से उसे देखा था। लेकिन कहाँ सोती? पूरे बेड पर तो आपका सामान फैला पड़ा है। बेड पर फैली फाइलों की तरफ सना ने इशारा किया तो वो जल्दी जल्दी अपना सामान सेट करने लगा। तब तक सना वॉशरूम जा चुकी थी और जब लौट कर आई तो कौसर सोने के लिए लेट चुका था।
वो धीरे से चलती हुई उसके पास हुई और चुपचाप उसके पास जाकर लेट गई। इतना तो मेरा हक बनता है ना कि इस बेड पर सो जाऊं, उसने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा। कौसर ने एक नज़र उसे देखा, मगर फिर जैसे अनजान बनकर नजरें फेर लीं। कमरे में अब सिर्फ सना की छोटे छोटे खर्राटों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो धीमे से मुस्कुराया। वो एक बात बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था। जब से ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वो बस मुस्कुरा ही जा रहा था। उसने तो सोचा था इसे डरा कर धमका कर अपने रूखे बर्ताव से इसे भगा देगा, मगर अब तो हाल ये था कि वो खुद इस लड़की से बच नहीं पा रहा था। क्या औरत के हुस्न में इतनी ताकत होती है, या फिर इस मासूमियत में कोई जादू है? वो उसके नरम चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से सवाल कर रहा था, जबकि वो नादान हर फिक्र से बेपरवाह नींद की गहराइयों में खो चुकी थी। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम उस कौसर खान के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई, जिसके दिल में आज तक कोई उतर नहीं पाया। वो धीरे से बुदबुदाया, फिर अपने कंधे पर उसका सर रख दिया और खुद भी अपनी आंखें बंद कर लीं। रात का कौन सा पहर था, ये न किसी घड़ी को पता था और न उन्हें। तभी अचानक उसका हाथ फिसला और उसने अनजाने में सना को छू लिया। सना हल्के से करवट बदलकर और भी करीब हो गई। कौसर की सांसें जैसे अटक सी गईं। क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ? अपनी इस हालत पर वो बुरी तरह परेशान हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर सामने सोई हुई वो मासूम लड़की सवाल से बिल्कुल अनजान थी। उस वक्त तो उस कमरे में न कोई लफ्ज था, न कोई आवाज, बस दिलों की धड़कनें और रात की खामोशी के बीच एक अनकहा सा रिश्ता जन्म ले रहा था। उसने जल्दी से सना को खुद से दूर किया था, बीच में तकिया रखा और फिर करवट लेकर लेट गया। कौसर की आंखों में अब भी नींद नहीं थी, लेकिन आंखें बंद थीं। दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी, उसकी अकड़ती हुई सोच और सना की मासूम मोहब्बत के बीच। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि हार शायद उसी की होगी जो खुद को हारने नहीं देना चाहता था। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह बिखर चुकी थीं। वो लड़की अब उसके निकाह में थी, अब वो उस पर पूरा पूरा हक रखता था। उस वक्त का सन्नाटा, कमरे की नरमी और उसके दिल में उठती हलचल, सब मिलकर उसे बहकाने लगे थे। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके इरादे अब सिर्फ ख्यालों में नहीं थे, जज्बातों की हदें तोड़ने को बेताब थे। जबकि सना अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। एक झटके में उसका ध्यान टूटा। वो फौरन मोबाइल की तरफ लपका। उसकी आंखों में एक झंझलाहट भी दौड़ गई थी। तभी सना की नींद भी खुल गई, पर उसे कौसर के दिल में उठते तूफान का जरा भी इल्म नहीं था। वो आंखें मसलते हुए हल्के से बोली, प्लीज इसे बंद कर दें, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। उसकी आवाज़ अब भी उनीदी थी और आंखें बोझिल। कौसर एक पल के लिए ठिठक गया। उसके लब कुछ कहने के लिए हिले थे, मगर फिर वो उसकी नींद का ख्याल करते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मगर दिल में उठता तूफान अब भी थमा नहीं था। उसकी सांसें अब भी तेज थीं और आंखों में बसी थीं। आंखों में बसी थी सिर्फ एक तड़प, उस औरत की जो अब उसकी हो चुकी थी। हेलो, पता चला है तुमने शादी कर ली है, वो भी एक बहुत ही बेवकूफ़ सी लड़की के साथ। दूसरी तरफ से शहरोज खान की आवाज़ तीर की तरह सीने में चुभी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन आवाज़ अब और भी तेज हो चुकी थी। खबरदार, खबरदार, जो उस लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी देखा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे, तुम तो मुझसे डरने लगे। फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मुझे तो लगा था तुम मारिया से मोहब्बत करते हो। फिजूल बातें मत करो। मारिया मेरी सिर्फ सेक्रेटरी है और कुछ नहीं। मैंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं उसमें इंटरेस्टेड था। ओह, तो अब आप एक छोटी सी बच्ची में इंटरेस्टेड हो गए। देखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं जानता हूँ ये मेरा मसला नहीं है, मगर तुम्हें ये बताने के लिए मैंने कॉल किया है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो फाइल्स नहीं मिली तो हो सकता है तुम्हें बहुत से मसलों का सामना करना पड़े। तुम मुझे धमकी दे नहीं सकते और ना ही डरा सकते हो। अभी तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। और जहाँ तक उस लड़की की बात है, अगर तुम्हें लगता है तुम उसका नाम लेकर मुझे बेबस कर दोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे किसी को खोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका लहजा अटल था, दो टूक था और उसकी आवाज़ में चट्टानों जैसी सख्ती थी। मोबाइल बंद करके वो कमरे में वापस आया था, लेकिन जैसे ही उसने सना का मासूम चेहरा देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? मामा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने बेबसी से अपने होंठ कुचले थे। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी चालाकी की है।
एक तो इतनी खूबसूरत लड़की से मेरा निकाह करवा दिया और ऊपर से ये लड़की इतनी मासूम। काश की थोड़ी बड़ी और होती तो मुझे इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सना के अब्बा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ उसकी दादी के साथ ही रहती थी। जब सना 17 साल की हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी, क्योंकि उनकी अपनी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेली के बेटे कौसर खान के साथ सना का निकाह करवा दिया, वो भी फ़ोन पर, क्योंकि कौसर खान इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने साफ साफ अपनी माँ से कह दिया था, मैं उस लड़की को कभी भी अपनी बीवी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा सपना किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करने का नहीं है जो हमेशा अपने ही खोल में सिमटी रहती है। मैं यहीं किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके यहीं सेटल होना चाहता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही? आप अच्छे से जानती हैं मुझे वहाँ का माहौल सूट नहीं करता, मेरा मन ही नहीं लगता वहाँ पर। इसके बावजूद आपने ये फैसला क्यों लिया? उसकी माँ ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन जब कौसर नहीं माना तो वो गुस्से से फट पड़ी। अगर तूने ये निकाह नहीं किया तो फिर मुझे मरा हुआ समझ लेना। और माँ की ये बात ऐसी थी कि कौसर खान को झुकना पड़ा। उसने उस लड़की से निकाह तो कर लिया, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ अपनी माँ के लिए। निकाह के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली कि विदाई भी अभी होगी, या तो तुम सना को विदा कराने आओ या फिर मैं खुद ही सना को अमेरिका भेज दूंगी। माँ की जिद से कौसर खान बुरी तरह इरिटेट हुआ था। उसने साफ कह दिया कि मैं उस लड़की को लेने हरगिज़ भी नहीं आऊँगा। अगर आप उसे यहाँ भेजना चाहती हैं तो फिर ये आपका अपना फैसला होगा। और इस तरह शबाना बेगम ने सना को फुल तैयारी के साथ अमेरिका के लिए रवाना कर दिया और सना अकेली ही अमेरिका आ गई, उस घर में, उस इंसान के पास जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। दिल धड़क रहा था, डर, उलझन, घबराहट, सब कुछ था उसके अंदर। कैसा होगा वो? क्या उसे मेरी बातें पसंद आएंगी? अगर हम दोनों के बीच झगड़े हुए तो क्या होगा? ऐसे ही हजारों सवाल थे जो उसका चैन छीन रहे थे। लेकिन जब सना ने पहली बार कौसर खान को एयरपोर्ट पर देखा तो उसके दिल से तमाम डर और उलझनें निकल गई थीं, बल्कि वो तो पहली ही नज़र में उसकी दीवानी हो गई थी। लेकिन जब कौसर खान ने उसे उसकी हदें सीमित कर दी तो उसे बुरा लगा था। सना को यहाँ आए हुए लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे। उसके लाख मुंह बनाने के बावजूद भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था और उसके साथ ही घर में जैसे रौनक लौट आई थी। पहले तो वो कई कई दिन घर में दिखाई नहीं देता था, मगर अब वो रात होने से पहले ही वापस आ जाता। रोज रात को वो सना के साथ शतरंज की बाजी लगाता। सुबह उठता तो सना अपने हाथों से उसके लिए आलू के पराठे बनाती, जिन्हें वो बड़े ही शौक से खाता। ये अलग बात थी कि सना के सामने तो वो उसके पराठों की कमियां निकालता, मगर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी चली जाती तो उन्हीं पराठों को बड़े चाव से खाता। पहले उसे औरत जात से चिढ़ होती थी। वो समझता था कि औरत की तरफ दिल लगाना यानी वक्त बर्बाद करना, क्योंकि औरत फितरतन बेवफा होती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर सना की ज़िंदगी में आने के बाद उसके ये सारे ख्यालात जैसे किसी तूफान में उड़ गए थे। वो लॉन में बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था जब वो मुस्कुराती हुई बाहर आई। हेलो मिस्टर हैंडसम, कैसे हैं आप? उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर उसने फ़ौरन ही उसे छुपा लिया। कभी आप भी मुस्कुरा लिया करें, ये कहकर वो उसके पास ही बैठ गई थी। क्या मसला है तुम्हें? उसका लहजा ठंडा और बेरुखा था। आप मुझसे इस कदर रूखा होकर बात क्यों करते हैं? आज न जाने क्यों सना का दिल छोटी छोटी बातों पर भर आया था। मैं तुमसे उसी लहजे में बात करता हूँ जिसमें मुझे बात करनी चाहिए, वो संजीदगी से बोला। हम दोनों का निकाह हो चुका है। उसने नरमी से उसे कुछ याद दिलाना चाहा। हाँ मुझे याद है, मगर मैं ये भी बता चुका हूँ कि मैं इस निकाह को नहीं मानता। ये निकाह मैंने सिर्फ और सिर्फ मम्मा की खातिर किया है, वरना तुम खुद सोचो, क्या फ़ोन पर भी कोई निकाह होता है? उसकी आंखें भर आईं। अब आप इस निकाह से इनकार नहीं कर सकते। वो बेचैनी से चीख पड़ी। सुनो, अपनी आवाज़ नीची रखो और ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? उसने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। अगर आप ये निकाह मानने को तैयार नहीं तो फिर आपको मेरी ज़िंदगी में दखल देने का भी कोई हक नहीं। अपनी बात पूरी करके वो वहाँ से उठ गई और तेज कदमों से चली गई, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसकी जाती हुई पीठ को घूरता रहा। अच्छा, तो इस लड़की को गुस्सा भी आता है, उसने शरारती अंदाज में सोचा और फिर इत्मीनान से कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया। हर रोज उसे सना का एक नया रूप देखने को मिलता था और हर रूप पहले से ज़्यादा प्यारा लगता था। तुम इतनी हसीन क्यों हो और इतनी परफेक्ट भी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की एक मुकम्मल औरत मिल जाएगी। हाँ, तुम थोड़ी सी जिद्दी हो,
थोड़ी कम अकल भी, मगर फिर भी तुम्हारी किसी बात में कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जहाँ तक तुम्हारे करीब आने का सवाल है, तो प्यारी लड़की, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक तुम 20 साल की नहीं हो जाती, क्योंकि मैं अभी से तुम्हारे ऊपर शादीशुदा जिंदगी का बोझ नहीं डाल सकता। और जिस तरह तुम्हारा ये नाजुक सा बदन है, मुझे सहने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। वो ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही कर रहा था, मगर उसके अपने दिल में भी एक आग सी उठती थी, एक तड़प थी, एक चाहत थी कि वो उसके करीब जाए, उसे छुए, उसे महसूस करे। उस रात भी जब वो गलती से उसके थोड़ा करीब आ गई, तब उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी औरत के लिए उसके दिल में ये सब कुछ जागा हो, और वो भी इतनी शिद्दत के साथ। रात का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनकर उसका सर गुस्से से घूमने लगा। वो किसी और से नहीं बल्कि उसकी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, मैं मजबूर हो गई हूँ मम्मी जी, आपका बेटा तो नामर्द है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ये 1-2 दिन की बात नहीं, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। ये सुनते ही उसका खून खौल उठा। वो जो ये सोचकर उसे वक्त दे रहा था कि वो अभी छोटी है और उसकी शिद्दतें झेल नहीं पाएगी, उसे क्या पता था कि वो लड़की इस हद तक चली जाएगी और उसकी माँ से ऐसे इल्ज़ाम लगाएगी। आज दिन में उसे अपनी माँ की कॉल भी आई थी, मगर वो मीटिंग में बिजी था और इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाया था, और बाद में कॉल बैक करना भी भूल गया था। अब उसे समझ आया कि उसकी माँ बार बार कॉल क्यों कर रही थी। वो गुस्से से कमरे के अंदर आया, उसके हाथों से मोबाइल छीना और ज़मीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। सना का जिस्म कांप उठा, मगर खुद पर काबू रखते हुए बोली, अगर आपने सुन लिया है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का तूफान उमड़ा। तुम जानती भी हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? सना ने आंखों में आंखें डालकर कहा, कौन सा आप मुझे कुछ कह सकते हैं? वो तिलमिलाया, तो अब तुम मुझे ओपन चैलेंज दे रही हो? उसका लहजा जहर सा कड़वा हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि अगली बार ऐसी बात जबान पर लाने से पहले 100 बार सोचोगी और तुम्हारी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर सना तेजी से पीछे खिसक गई। सांसें बेतरतीब थीं और उसकी आंखों में डर, बेबसी और जिद तीनों एक साथ चमक रहे थे। उसने एक झटके से सना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था। वो सीधा उसके चौड़े सीने पर आकर गिरी। अब वो पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। उसकी गर्म सांसों की तपिश अब उसके चेहरे को झुलसाने लगी थी। पहले उसने उसकी बाह को कसकर पकड़ा और जोर से अपनी ओर खींचा। एक पल के लिए वो तड़प उठी। प्लीज मुझे दर्द, उसने कमजोर आवाज में कहा। यह उस गुस्ताखी की सजा है। उम्मीद है अगली बार कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचोगी। उसका लहजा जहर में डूबा हुआ था। आंखों में गुस्से के मारे लाल शोले से भड़क रहे थे, जैसे अभी सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उसके चेहरे की रगें भी तन चुकी थीं। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ से मेरे लिए ऐसे लफ्ज बोलते हुए? उसका गला चिल्लाते हुए कांप उठा। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना इस वक्त सब कुछ तहस नहस कर देता। सब कुछ। उसकी आवाज़ कांपती हुई गूंजी थी और कमरे की दीवारें जैसे उस गुस्से को चुपचाप सुन रही थीं। ये सब सोच सोच कर ही उसका गुस्सा आसमान छूने लगा था। वो झुककर उसके करीब आया और उसके होठों को अपनी पकड़ में ले लिया, और फिर उसकी सख्ती, उसका जुनून, उसकी शिद्दतें, सब कुछ एक ही पल में पिघल गया था। अब उसमें वो वहशत नहीं थी, बस एक नरम सी मोहब्बत उतरने लगी थी, जो उसके हर अंग में उतरती जा रही थी। वो बहुत नरमी से, बहुत प्यार से उसके नाजुक से वजूद को समेट रहा था। जैसे जरा सी भी सख्ती हुई तो वो फूल सा कोमल वजूद बिखर जाएगा, और वो भी अब खुद को उसकी गिरफ्त में सौंप चुकी थी। डर का साया अब उसके आसपास नहीं था। वक्त की हर एक सुई के साथ वो एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे, जैसे जमाना थम गया हो। वो बेहद सम्मान से, प्यार से कभी उसे बाहों में समेट लेता, तो कभी अचानक कोई शरारत कर बैठता, जिससे वो शर्म से उसके सीने में सर छुपा लेती। आप बहुत बेशर्म हैं, वो धीरे से कहती हुई अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती। उसके लबों पर एक शर्माई हुई मुस्कान खिल जाती, जो उसकी मासूमियत की गहराई को और भी बढ़ा देती। थोड़ी ही देर में उसने सना के कानों में धीरे से सरगोशी की। तुम मेरे लिए बहुत खास बन गई हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बदल गया हूँ। उसके लहजे में पहली बार मोहब्बत की नरमी थी, और उसकी आंखों में सुकून का सैलाब उमड़ आया था। पूरी रात उन्होंने एक दूसरे में डूबकर बसर की थी, जैसे दुनिया की हर घड़ी अब इन्हीं के नाम थी। जब सुबह वो नींद से जागी तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान बिखरी हुई थी,
जैसे कोई मिशन पूरा कर चुकी हो। असल में रात को उसने उसकी माँ को कोई कॉल नहीं की थी, वो सब सिर्फ एक नाटक था। वो देखना चाहती थी वो शख्स आखिर क्या करता है, उसके अंदर क्या है। वो अब खुद भी बहुत थक चुकी थी। एक तो उसे उससे मोहब्बत थी और ऊपर से वो आदमी हर बार उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता था। ये सब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इस तरह क्या घूर रही हो। जब कौसर खान ने अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो वो सख्त अंदाज में बोला, मगर वो जानती थी कि बाहर से पत्थर दिखने वाला ये इंसान अंदर से कितना मोम है। वो ये भी जानती थी कि वो उसकी कितनी इज्जत करता है और उस पर अपनी जान भी लुटा सकता है। उसकी हर बेरुखी के पीछे एक वजह होती है और वो वजह सिर्फ और सिर्फ उसे खोने का डर। कल रात मैंने तुमसे मजाक किया था। मैं तुम्हारी माँ से फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी। उसने बेहद बेपरवाही से कहा तो वो झटके से उठकर बैठ गया और कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी चालाकी कर सकती हो। उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा मासूम नाराज़गी थी और होठों पर हल्की सी नाराज मुस्कान। वो कुछ कहती इससे पहले उसने उसकी कलाई थाम ली और झटके से फिर से अपनी ओर खींच लिया। जाने मन, ज़्यादा बातें मत करो, क्योंकि तुम मुझे बोलती हुई बहुत हसीन लगती हो और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल फिर से तुम्हारे ऊपर बेईमान हो जाए और तुम्हें एक बार फिर मेरी शिद्दतों का सामना करना पड़े। उसकी आवाज़ में वो रात की सरगोशियाँ झलक रही थीं। इतना कहकर उसके चेहरे को देखता रहा जो अब शर्म से गुलाबी हो चुका था। वो अपनी पलकों को ज़मीन पर गाड़ चुकी थी और वो एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा चुका था। इस बार कुछ ज़्यादा ही कसकर, कुछ ज़्यादा ही सुकून से, जैसे कह रहा हो तुम सिर्फ मेरी हो। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।